स्वास्थ्य की जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पोषाहार विशेषज्ञ रितु रंजन और उनसे हम बात करने वाले हैं पोषाहार पखवाड़ा के बारे में। रितु जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हम जानना चाहेंगे कि पोषाहार पखवाड़ा जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है और वो कब से कब तक मनाया जाता है? देखिए, पोषण पखवाड़ा एक पोषण अभियान है जो कि हर साल पूरे देश भर में मनाया जाता है और ये 20 मार्च से अभी 3 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। तो इसका जो मेन मोटिव है, ये क्यों मनाया जाता है, ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके न्यूट्रिशन के बारे में, पौष्टिक आहार के बारे में और हेल्दी डाइट के बारे में, और कैसे हम लोग अपने दिन प्रतिदिन में हेल्दी डाइट को अपना के कुपोषण जैसे माल न्यूट्रिशन को दूर कर सकते हैं। इसलिए पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। और जैसे हम लोग बहुत सारे गतिविधियां कराते हैं जिसके द्वारा बच्चों और लेडीज़ को ये हम लोग बता सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। जी। 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जाता है कि हम संतुलित और पौष्टिक आहार लेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम एक सही नागरिक बन सकते हैं। इस दौरान कई तरह की गतिविधियां की जाती हैं, कई जगहों पर रैली आयोजित की जाती है, बैनर बनाए जाते हैं, जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं और हमें पौष्टिक आहारों के महत्व को बतलाने के लिए वहाँ पे कई तरह के चित्र जो हैं वो दर्शाए जाते हैं, ताकि हम कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेकर स्वस्थ बना सकते हैं। अगर हम पौष्टिक आहार ना लें, अगर हमारे खाद्य में पौष्टिक आहार का अभाव हो तो किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, पौष्टिक आहार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब सारे एज ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि बच्चों के लिए भी बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा महत्व है। अब अगर देखेंगे कि अगर फीमेल्स और गर्ल्स अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना ले तो उसमें है कि आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें अनीमिया हो सकता है। और अगर बच्चों में अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दें, अगर उन्हें हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दें तो उन्हें कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन ए की कमी हो सकती है। जैसे अभी है कि बहुत कॉमन है जो नाइट ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बच्चों में, बड़ों में भी ये होता है। तो बैलेंस डाइट तो लेना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर हम बच्चों की बात करें, अगर जड़ ही कमज़ोर है तो ऊपर फल कैसे अच्छा लगेगा? इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों में भी संतुलित और पौष्टिक आहार मिले। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों में विटामिन ए की कमी है तो उनमें रतौंधी हो जाएगी, जो कि रात के समय नहीं देखने की जो होती है, दृष्टिहीनता, वो उसकी समस्या देखने को मिल सकती है। कैल्शियम का अभाव हो तो हमारी हड्डियों का विकास सही नहीं होगा, हमारे जो दांत हैं वो कमज़ोर बनेंगे। तो तरह तरह की समस्याएं आती रहती हैं अगर हमारे डाइट में, हमारे पोषण में, हमारे भोजन में सही पोषक तत्व नहीं शामिल किए जाए तो। अब हम जानना चाहेंगे एक एक करके कि अगर विटामिन ए की कमी है तो हमें किस तरह का खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, और इसकी शुरुआत हम छोटे बच्चों से करना चाहेंगे। मान लीजिए, हम तो जानते हैं कि जन्म लेने के बाद से 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराना आवश्यक है, और 6 माह के बाद कहा जाता है कि ऊपरी आहार लेना चाहिए। तो जब ऊपरी आहार की बात हम करते हैं तो उसमें बच्चों को किस तरह से आहार देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से डाइजेस्ट भी कर सके, पचा भी सके, और जो उनकी हेल्थ के लिए भी आवश्यक हो?
जैसे 6 मंथ के बाद बच्चों को ऊपरी आहार स्टार्ट करना है, जैसे उनको हम लोग वीनिंग फूड्स या कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि उस टाइम जो हम लोग न्यूट्रिशन देंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग प्रोटीन दे रहे हैं वो है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन हम लोग नहीं देंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट भी देंगे तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो ये देखा जाता है कि बच्चों में लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग अगर कुछ डाइट में इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग पहले है कि दाल पानी हम लोग दे सकते हैं, मूंग दाल का पानी आराम से छान के दे सकते हैं। हम लोग डाफ पानी, नारियल पानी भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे गर्मी स्टार्ट होने वाला है, गर्मी के टाइम में डाफ पानी बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कराना है। केला उसको थोड़ा मैश्ड करके दे सकते हैं, आलू बॉइल्ड उसको मैश्ड करके आराम से दे सकते हैं। अभी जैसे ये पोषण पखवाड़ा जो ये चल रहा है, इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने ये मिलेट्स के बारे में बात की है। तो हाँ। मिलेट्स में जो मेन है वो रागी। तो अगर हाँ। रागी हम लोग बच्चों में इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम है, तो हम लोग को रागी भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों में। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रागी, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, क्योंकि गुड़ में है कि आयरन भी जाएगा, एसेंशियल फैटी एसिड भी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के तो बच्चों का डाइट हम लोग ऐसे न्यूट्रिशियस प्लान कर सकते हैं। प्लान कर जी, सकते जी, हैं, बना सकते हैं। और जैसा रागी हमारे झारखंड में बहुत मिलता है, और रागी जो है उसका हलवा भी बना के दे सकते हैं। और कई बार तो उसको उबाल कर भी उसको कुछ छिलके की तरह बना के भी दिया जा सकता है। तो बच्चों को कम आहार में, कम मात्रा में देने पर भी उनको जो समुचित पौष्टिक आहार मिल जाएगी, वो मिल जाएगा। अब हम बात कर लें किशोरियों की। किशोरियों में सबसे ज़्यादा अनीमिया देखने को मिलता है, खून की कमी की समस्या देखने को मिलती है, और चूँकि माहवारी होती है तो उसमें खून जाना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर किशोरियों के डाइट प्लान की बात करें तो उनमें किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? देखिए, अगर किशोरियों की डाइट प्लान के बारे में बात करें तो हमें ना बैलेंस डाइट को ध्यान में रखना है। बैलेंस डाइट मतलब कि उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स मिनरल्स भी है, फाइबर भी है और वाटर कंटेंट भी है। तो अगर हम लोग एक किशोरिया का डाइट प्लान कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट थिंग है कि हम लोग को विटामिन सी रिच फूड देना है, क्योंकि देखा गया कि हम लोग आयरन रिच फूड तो ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी है कि हम लोग आयरन रिच फूड ले रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो साथ में हम लोग को विटामिन सी रिच फूड भी इंट्रोड्यूस करना है ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन हो। तो विटामिन सी रिच फूड देना है, कैल्शियम भी देना है, विटामिन डी फूड भी देना है। और आयरन के लिए तो बहुत सारा फूड है, जैसे आप साग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पालक साग हो गया, बथुआ साग हो गया। फिर जो गोभी रहता है उसका क्या करते हैं कि पत्ता हम लोग फेंक देते हैं, तो पत्ता में उसका जो गोभी का पत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन है। तो वो चीज़ हम लोग, ऐसा फूड हम लोग डाइट में उनके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और है कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखे भी नहीं रहना है, मतलब फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। अगर वो वॉकिंग है तो उनको ये इंश्योर करना है कि वो लोग घर का बना हुआ लंच अपने साथ कैरी करें, नट्स कैरी कर सकते हैं साथ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना उनके डाइट में। जी, आपने दो बातें कही। एक तो कहा कि जो फूल गोभी का पत्ता है, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किचन में खाना पका रहे हैं और खाना पकाने की जो बात है उसमें कहते हैं कि हमने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन खाना बनाने के समय हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ छिलके उतार कर फेंक देते हैं, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उबाल कर उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या ऐसे करके खाना बनाना सही रहता है? कि ऐसे करके खाना बनाना सही तो नहीं है। क्या है कि अभी ना बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे जो हम लोग, जैसे कि आप जैसे बोले कि छिलका हम लोग हटा के फेंक देते हैं, तो बहुत किसी को पता नहीं कि वो छिलका का यूज़ कैसे करें, क्योंकि छिलका में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर होता है। जैसे अगर परवल है तो परवल का हम लोग क्या करते हैं, छिलका हटा के फेंक देते हैं, ठीक है। तो छिलका हटा रहे तो वो छिलका का ना उसको आप आराम से चटनी के फॉर्म में आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है और उससे है कि फाइबर भी बॉडी में जा रहा है।
और एक हम लोग ये गलती करते हैं कि अगर खाना हम लोग कुछ भी बना रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड कर रहे हैं, तो उससे भी है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो मतलब कम हो जाता है या तो ख़त्म हो जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर जैसे पालक भी बना रहे हैं तो उसका जो पानी है बहुत ज़्यादा पका के हम लोग पानी ये डिस्कार्ड कर दिए, तो वैसे हम लोग को नहीं करना है। जैसे आटा भी यूज़ कर रहे हैं तो चोकर वाला आटा यूज़ करें, क्योंकि उसमें है कि फाइबर जा रहा है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। जी हाँ, लेकिन हम लोग जब खाना बनाते हैं ज़्यादातर होता है कद्दू छील लिया, कद्दू का छिलके को फेंक दिया, पालक के साग को उबाल लिया, पालक के साग का उबला हुआ पानी जो है उसको फेंक दिए। उसके बाद क्या होता है, आलू उबाल लिए, आलू उबाल कर प्रयोग कर रहे हैं, वो तो सही है, काफ़ी हद तक सही है। कई बार यहाँ पे जो एक बात और जानना चाहेंगे वो है चावल की बात, चावल या भात जो कहें हम, उसमें क्या होता है, उसको किस तरह से लेना चाहिए जो हमारे लिए पौष्टिक रहे? देखिए, चावल अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो वो चावल ऐसे नॉर्मल कुकर में भी बना के ले सकता है। लेकिन अगर उसको कुछ हेल्थ कंडीशन है, जैसे अगर उसे डायबिटीज़ है, अगर उसे मतलब थोड़ा गैस का प्रॉब्लम रहता है, वो ब्लॉटेड रहते हैं, तो इस केस में ये कोशिश करना चाहिए कि चावल हम लोग कुकर में ना बनाएं, डेगची या फिर पतीला में बनाएं, ताकि उसका जो मार है, स्टार्च है, वो निकल जाए। क्योंकि जो मार है उसमें आपका स्टार्च रहता है, जिससे आपका शुगर भी बढ़ सकता है। तो अगर जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें कोशिश करना चाहिए कि नॉर्मल तरीके से ही वो चावल लें, और जो डायबिटीज़ है उसमें मार निकाल के उनको हम लोग चावल दे सकते हैं। जी, अगर गर्भवती महिला है तो वो स्टार्च के साथ चावल ले सकती है, वो कोई भी चावल ले सकती है, वो क्योंकि उसको ज़्यादा मिनरल्स की, प्रोटीन की, स्टार्च की ज़रूरत है, तो वो प्रेशर कुकर में बनाए, कोई भी चावल बनाए, चाहे वो अरवा चावल बनाए, चाहे वो उसना चावल बनाए, जिसको आजकल ब्राउन राइस का बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है, तो उससे उसको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर हम वहीं पे मधुमेह के मरीज़ की बात करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ब्राउन राइस ले, उसको डेगची में उबाल कर पकाए, और उसका स्टार्च जो है, उसका जो माड़ जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, उसको निकाल दे। तो ऐसे करके अगर वो चावल भी लेता है तो उसका हानि ज़्यादा नहीं होता है उनके शरीर पे। अब हम गर्भवती महिलाओं की बात कर लें कि अगर गर्भवती महिलाओं के डाइट प्लान की बात हम करें तो उनमें किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाओं में डाइट का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पहला ये मिथ है कि जैसे बेबी है तो हम लोग को 2 केले खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जो नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग देंगे। तो अगर गर्भवती वो है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसमें बस हम लोग को एक्स्ट्रा 300 to 350 कैलोरी एक्स्ट्रा हम लोग को बढ़ा के देना है। और उनमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग प्रोटीन दें, प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 10 to 15 ग्राम प्रोटीन थोड़ा बढ़ा के देंगे। और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे फॉलिक एसिड देना रहता है। फॉलिक एसिड आपका जो प्लासेंटा है उसके ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो बेबी है उसमें कोई भी न्यूरल बर्थ डिफेक्ट ना हो, उसके लिए फॉलिक एसिड हम लोग को देना है, विटामिन डी देना है, कैल्शियम देना है, आयोडीन देना है, ताकि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो, और मदर को भी ऐसा कुछ आयोडीन की कमी ना हो। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में। जी, अभी आपने कहा कि हमारा फूड ऐसा हो, हमारा खाना ऐसा हो जिसमें कि सारे जो पोषक तत्व हो, कैल्शियम हो, आयोडीन हो, विटामिन्स हो सारे, तो उसके लिए हम किन किन खाद्य सामग्री को शामिल करें, जैसे चना या गुड़, दाल, किन किन चीज़ों को शामिल करें? देखिए, अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए, अगर हम लोग गाजर भी खाते हैं तो उसमें हम लोग को विटामिन ए मिल रहा है, टमाटर खा रहे हैं उसमें विटामिन ए मिल रहा है, स्पिनच भी खा रहे हैं तो उसमें हमें विटामिन ए मिल रहा है। अब विटामिन डी की बात करें तो वो जो अंडा का पीला वाला भाग होता है, एग योक, उससे हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और विटामिन डी तो सनलाइट में भी है, तो सनलाइट में है कि 10 बजे तक आप थोड़ा धूप में बैठें ताकि आपको विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी मिले। बटर में भी कुछ अमाउंट तक विटामिन डी है। फिर फैटी फ़िश जो सी फूड्स होता है उसमें भी विटामिन डी है। मशरूम, उसमें भी विटामिन डी है। फिर अगर कैल्शियम की बात करें तो अगर 1 गिलास दूध हम लोग डेली पी रहे हैं तो उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आराम से हमें मिल जाता है। और कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स का रागी है, फिर साग है, लाल साग है,
स्पिनच है, ये सब आराम से इंट्रोड्यूस करना है हमें अपने डाइट जी। में। और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से हमारे आसपास और कम बजट में उपलब्ध है। उपलब्ध है। और अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो गर्भवती महिलाओं में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं? कि अगर पोषण तत्वों की कमी हो जाए तो गर्भवती महिलाओं में कॉम्प्लिकेशन तो आते हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि जो बेबी है, हो सकता है कि वो मतलब उसका जो हेल्दी वेट होना चाहिए वो उसका हेल्दी वेट ना हो, क्योंकि हेल्दी वेट आपका अप्रॉक्स 2.5 kg रहता है। तो ये देखा गया है कि या तो बेबी अंडर वेट है या तो ओवर वेट है, हेल्दी वेट नहीं है। फिर मदर में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। जी हाँ। ठीक है। फिर कैल्शियम की कमी से भी बेबी पे अफेक्ट करता है, हड्डी कमज़ोर हो सकते हैं, ये सब देखने को मिलता है। जी, कई तरह की समस्याएं हाँ। जो है वो देखने को मिलती है। कई बार होता है कि आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चे का मानसिक विकास भी जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। जब हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं और संतुलित आहार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है कि कोई खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं और अगर कहा जाता है कि नहीं संतुलित खाइए तो खाना छोड़ दिए तो बहुत कम कर दिए। तो इनके बीच का मध्यम मार्ग जो है वो क्या है और कौन सा मार्ग सही है? कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं, या बच्चे ही क्यों बड़े भी जो हैं, मेरे में विटामिन की कमी हो गई है, अब वो अंधाधुंध खाए जा रहे हैं। कभी होता है हम मोटे हो गए तो बहुत दिनों तक 2 दिन तक पानी पे पी कर रह रहे हैं। तो क्या इस तरह की प्रक्रिया जो है, इस तरह की जो हमारी रूटीन है खाने की, वो सही है? ये तो सही नहीं है, क्योंकि ना हमें जितना एनर्जी चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, वो डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी वेट क्या है, हमारा हाइट क्या है। तो ऐसे अंधाधुंध खाना ये सही नहीं है। उससे फिर ये नहीं पता चलेगा कि हम ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं या फिर कम कैलोरी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी से फिर आप ओवरवेट हो सकते हैं। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको कैलोरी लेना है, उतना ही आपको प्रोटीन लेना है। और हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट के पीछे भागते हैं, हेल्दी ना लेके टेस्टी फूड के पीछे भागते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। जैसे अगर थोड़ा ही खाएं तो हम लोग को उसका क्वालिटी देखना है कि हाँ उसका क्वालिटी अच्छा है। जैसे अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल ना खा के उसको दाल के साथ मिक्स करके खाइए, तभी आपका कंप्लीट वो प्रोटीन हो गया। तो वैसे हम लोग को ध्यान देना है, इस टाइप का फूड हम लोग को अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करना है कि चावल दाल को साथ में खाएं, साथ में थोड़ा सा अचार हो, पापड़ हो, सलाद हो, सब्जी हो। क्योंकि अचार भी है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें है कि प्रोबायोटिक्स है, एक तरह का प्रीबायोटिक्स भी है, जो कि हमारे हेल्दी गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको वो बढ़ाता है। तो इस तरह का फूड हम लोग को डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और अंधाधुंध नहीं खाना चाहिए। जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है कैलोरी प्रोटीन का, उतना ही डाइट हमें लेना चाहिए। जी। किसी मरीज़ के डाइट चार्ट को प्लान करते वक्त आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? जी, हम लोग पहले उनके हाइट वेट हम लोग उनका मेज़र करते हैं। फिर उनका फिज़िकल एक्टिविटी कैसा है वो हम लोग पूछते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एकदम सिटिंग जॉब है। उनका ईटिंग हैबिट्स कैसा है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कुछ हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, जैसे कहीं बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, किडनी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब देखते हुए ही हम लोग उनका डाइट प्लानिंग करते हैं। अगर कोई मरीज़ मधुमेह से ग्रसित है तो उसके डाइट को प्लान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगी? सबसे पहले तो उनका ये ध्यान हम लोग देखते हैं पहले कि उनका शुगर हाई है या फिर लो है। अगर बहुत ज़्यादा लो है तो फिर उतना हम लोग को कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट हम लोग नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको लो कार्बोहाइड्रेट दें, हाई फाइबर डाइट दें, मॉडरेट प्रोटीन दें। क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में ये देखा गया है कि उनको बार बार भूख लगता है जी। तो इसलिए हम लोग फाइबर का ज़्यादा इसमें महत्व देते हैं, क्योंकि फाइबर लेने से पेट भरा भरा लगता है और भूख ज़्यादा नहीं लगता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है कि हाई फाइबर डाइट, और जो फूड्स और जो भी फ्रूट्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हो, और जो भी फ्रूट्स हम लोग देंगे वो है कि लो फ्रक्टोज फ्रूट्स हो, मतलब उसमें ज़्यादा शुगर ना हो। ऐसे कौन कौन से फल हैं?
देखिए जैसे डायबिटीज़ पेशेंट फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन लिमिट है कि पर डे 100 ग्राम तक ही फ्रूट्स लेना है। जी। फ्रूट्स में भी वो एप्पल आराम से ले सकते हैं, अमरूद तो बहुत अच्छा है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अभी गर्मी आ रहा है तो जामुन आराम से मिलेगा। आप नाशपाती इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डाइट में। तो ये सब फ्रूट्स पर डे 100 ग्राम तक, थोड़ा सा पपीता भी खा सकते हैं, पका हुआ पपीता, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल रखना है, पोर्शन थोड़ा कंट्रोल करना है। पर डे 100 ग्राम तक फ्रूट्स वो आराम से अपने डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जी। अगर कोई मरीज़ हृदय रोगी हो तो? अगर हृदय रोगी हो तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनका मतलब क्या कंडीशन है, कि उनका हृदय रोगी में भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि आर्थरियोस्क्लेरोसिस है, हाई बीपी है, लो बीपी है। तो अगर आर्थरियोस्क्लेरोसिस है तो हम लोग उनको लो फैट डाइट देंगे, लो कैलोरी डाइट देंगे, है ना। अगर उनका हाई ब्लड प्रेशर है तो हम लोग उनको लो सोडियम डाइट देते हैं। ऐसा फूड्स डाइट में इंट्रोड्यूस करना है जिसमें लो सोडियम है, और उसमें है कि नॉनवेज ज़्यादातर नॉनवेज को ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करना है अगर उनको हृदय रोग है तो। जी। और किडनी के मरीज़ हो तो? किडनी के मरीज़ है तो उनमें भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे है कि किडनी के मरीज़ों में ना 2 चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर उनका डायलिसिस हो रहा है, अगर डायलिसिस होता है एकदम, अगर उनका किडनी मतलब एंड स्टेज पे है, मतलब ख़राब है, ठीक नहीं हो सकता है मेडिसिन से, फूड से, तो फिर उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस में है फिर हम लोग उनको हाई प्रोटीन देते हैं, और अगर उनका डायलिसिस नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उनको लो प्रोटीन देते हैं। और हम लोग पोटेशियम का भी खास करके ध्यान रखते हैं। तो जैसे देखा जाता है कि जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम रहता है जी। तो उसको हम लोग को लीचिंग प्रोसेस मतलब गर्म पानी में अच्छे से वॉश करके फिर वैसा फूड्स हम लोग किडनी मरीज को आराम से हम लोग दे सकते हैं। जी जी। क्या पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल, पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि किडनी का काम है कि फ़िल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को फ़िल्टर करना। तो जो किडनी के मरीज़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसमें कॉन्स्टिपेशन उनको बहुत ज़्यादा रहता है, यूरिन पास नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा फ्लूइड हम लोग को नहीं देना है। अब वो हम लोग डॉक्टर के एडवाइस पे ही जी। और फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जी। पोषाहार की बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो पोषाहार नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है वो होती है मोटापे के समय में। बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा ही देखा जा रहा है। हाँ। आज मोटापा जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और मोटापा की वजह से कई बीमारियां जो हैं वो बहुत जल्दी हो रही हैं। तो अगर मोटापा पर नियंत्रण करना है तो सबसे पहले हमें अपने पोषण पे नियंत्रण करना होगा, और ऐसे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, अगर अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मोटे ना हो, तो फर्स्ट थिंग है कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना है। जंक फूड ये हम बोलते जरूर से हाँ, हैं। लेकिन वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं अपने डाइट में। तो हाँ। बाहर का खाना नहीं खाना, क्योंकि उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, बॉडी में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जंक फूड जाएगा, एम्प्टी कैलोरीज जाएगा। तो अगर घर का ही खाने पे हमें फोकस करना है। और जैसे कि अगर मोटापा है तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे आप बोले डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकता है। तो कोशिश करना है कि जितना हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जितना फ़ैट का रिक्वायरमेंट है, वही उतना ही अमाउंट में हम लोग खाना खाएं। और फैट्स में भी ना हेल्दी फैट्स हम लोग को लेना है। जैसे ऐसा नहीं कि घी एकदम से बंद कर देना, घी आप इंट्रोड्यूस कीजिए डाइट में, बटर थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कीजिए, चीज़ भी आप थोड़ा स्मॉल अमाउंट्स में इंट्रोड्यूस कीजिए डाइट में। तो घर का ही खाना खाना है, और थोड़ा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें बढ़ाना है। जैसे अगर हम लोग खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो इससे भी है कि हम लोग वो चीज़ ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जहाँ तक मोटापा के नियंत्रण की बात है, तो मोटापा नियंत्रण करने के लिए आजकल कई तरह के डाइट प्लान चल रहे हैं। डाइट प्लान चल रहे हैं। प्रोटीन डाइट चल रहा है, कीटो डाइट चल रहा है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रोटीन डाइट ठीक है, वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइट प्लान बनवा रहे हैं, अगर आप ओबेसिटी है, डाइट प्लान बनवा रहे हैं, तो एक मतलब कंसल्टेंट डाइटिशियन से ही बनवाएं। क्योंकि अभी क्या है कि कीटो डाइट में है ना, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा हम लोग हाई फैट डाइट देते हैं, जो कि हाई फैट हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो स्मॉल टर्म के लिए कोई भी डाइट सही है। स्मॉल टर्म के लिए अगर आप हाई प्रोटीन फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। स्मॉल टर्म के लिए अगर आप
कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, मेडिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आप जब तक वो डाइट फॉलो करेंगे तब तक आपका वेट कंट्रोल्ड है। लेकिन आप कब तक वो डाइट फॉलो करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, लाइफ टाइम आप वो डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं। एट पॉइंट सम टाइम वो चीज़ ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप 1 मंथ फॉलो कर रहे हैं फिर आप वो छोड़ दिए तो आप देखेंगे कि फिर से हमारा वेट गेन हो गया है। तो कोशिश करना है कि जो नॉर्मल डाइट है क्वांटिटी स्मॉल करके हमें सब कुछ खा के अपना वेट लूज़ करना चाहिए। मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आप बोले कि जो डाइट कीटो डाइट और लो हाई प्रोटीन डाइट, तो कीटो में सिर्फ फैट देंगे, कार्ब हम लोग कम कर देते हैं, प्रोटीन मॉडरेट रखते हैं। प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट में सिर्फ हम लोग प्रोटीन देते हैं, तो उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस न्यूट्रिशन फॉलो करके ही अपना वेट लूज़ करना है। जी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि संतुलित आहार लेंगे तभी संतुलित आहार को अपनाकर हम अपने वजन को अगर कंट्रोल करें, नियंत्रित करें तो वो ठीक है। कई बार देखा जाता है कि कीटो डाइट अपनाकर बहुत तुरंत से वज़न जो है वो कम कर लिया जाता है। अचानक से 1 महीने के अंदर अंदर में 70 केजी के जो व्यक्ति हैं वो अचानक से 50 केजी के हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी देखा जाता है कि जैसे ही वो अपने सामान्य डाइट में खाना शुरू करते हैं तो उनको कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो पचने की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि धीरे धीरे हृदय रोग और उसके बाद मधुमेह की समस्या जो है वो ज़्यादा ही देखने को मिल जाती है ऐसे लोगों के बीच में जो लोग कीटो डाइट या हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो कर रहे हैं। एक संतुलित एवं पौष्टिक आहार में किन किन चीज़ों का किस किस मात्रा में समावेश होना चाहिए? देखिए, हमें जो फूड शामिल करना चाहिए डे टू डे लाइफ में, तो ना फूड ना बेसिकली वो 5 फूड ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट फूड ग्रुप से आपका सीरियल्स एंड ग्रेन्स में, फिर आपका प्रोटीन्स में है, फिर आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फैट्स एंड ऑयल्स है। तो ये सारे फूड ग्रुप्स को हमें अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब अगर हम लोग जो हमारा डाइट होना चाहिए वो 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन आपका 10 to 15% वो प्रोटीन से होना चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें फ़ैट शामिल करना है, तो फैट्स 20 to 25% होना चाहिए हमारे डाइट में। तो सारे ही जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अलग अलग रोल है बॉडी में, तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में शामिल करके ही फिर हमें वेट लूज़ करना चाहिए। जी जी, ये विटामिन्स और प्रोटीन्स वगैरह छोड़ के अगर हम सुबह से शाम तक की बात करें तो हमारे नाश्ते, खाने, शाम की चाय और रात के खाने, इसमें क्या क्या चीज़ों का कितनी मात्रा में शामिल करना सबसे अच्छा रहता है? जैसे दाल, रोटी, चावल ये सब तो हम लोग को खाना है। जैसे अगर हम लोग 1 रोटी खाएं तो उसमें हमें अप्रॉक्स 85 to 86 किलो कैलोरी मिल रहा है, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको कैलोरी का रिक्वायरमेंट अप्रॉक्स 2000 किलो कैलोरी से 2200 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है प्रतिदिन। और अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर बताएं कि कितना है तो वो उसके वेट पे डिपेंड होता है ना। तो अगर हम लोग 1 रोटी खा रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्स हमारा 85 to 86 कैलोरी अप्रॉक्स मिलता है। तो अगर इसको मोटा मोटी हम कहें तो सुबह 2 रोटी, हाँ सुबह 2 रोटी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सब्जी ले लिया जाए और 1 फल ले लिया जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा। दोपहर में हम लोग 1 कटोरी चावल, 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही ले ले तो अच्छा है। ऐसे करके हम अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं, हम लोग प्लान कर सकते हैं। जी, आप हमारे बीच में आए और पोषाहार से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार। थैंक यू।